हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने की करंट अफेयर से 30 प्रश्नों की सीरीज सॉल्व करने वाले हैं और अक्टूबर महीने से ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां पे प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से रिलेट करके वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेट करके बनाया गया है। और सबसे स्पेशल हमारा यूपी स्पेशल, जो क्योंकि हमारा जो आने वाली एग्जाम है ना वो एपीएस है और साथ ही आरओ है। अब इन दोनों के लिए जो है यूपी स्पेशल एक अलग ही स्थान रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर आपको अक्टूबर महीने की करंट अफेयर का रिवीजन करना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। अगर आप प्रश्न सुन चुके हैं या फिर प्रश्नों को आप देखिए, उनको पढ़िए और वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, फिर उसका राइट आंसर आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर बताइए। अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो इसका मतलब आपकी करंट अफेयर पे पकड़ अच्छी है, और अगर गलत हो जाता है ना तो जब मैं आंसर बताऊंगा तो वो प्रश्न जो है वो आप बहुत देर तक अपने दिमाग में स्टोर रखेंगे। क्यों? होता क्या है कि जब आप लिखते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो ये लिखना और पढ़ना, ये दोनों जब एक साथ होता है तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक स्टोर रहती हैं। इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फार्मर ट्रेनिंग एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय पूसा इंस्टीट्यूट अंडर शेड्यूल कास्ट सब स्कीम? आपके ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, मेरठ या फिर गौतम बुद्ध नगर। जो इसका राइट आंसर है वो है सी, मेरठ। मेरठ का एक गांव है जिसका नाम है सकौती। मेरठ के सकौती में पूसा संस्थान के द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला बन गया है? देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कहीं पे भी पहला, पहली या प्रथम का जिक्र होता है तो वो प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव स्मार्ट क्लासेस इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स? आपके ऑप्शन है बागपत, अलीगढ़, बरेली या फिर मथुरा। जो आपका राइट आंसर है वो है सी, बरेली। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला बरेली बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव अनवील्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शन है कन्नौज, मथुरा, वाराणसी या फिर उन्नाव। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, उन्नाव। उन्नाव में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही बता दें, राजा राव का संबंध 1857 की क्रांति से है और ब्रिटिश सरकार इनको पकड़कर बिहार के बक्सर में फांसी की सजा देती है। तो ये भी कुछ फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। 91वें वायुसेना दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है 91वें वायुसेना दिवस परेड का आयोजन प्रयागराज में किया गया। दूसरा है परेड की कमान कैप्टन शिवानी धामी ने संभाली थी। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ए। यहां पे केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि 91वें वायुसेना दिवस का आयोजन प्रयागराज में किया गया, लेकिन जो परेड की कमान थी ना वो शिवानी धामी ने नहीं संभाली थी। किसने संभाली थी? उनका नाम था ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी। तो नाम पे हमने यहां पे बदलाव किया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आईएएफ अधिकारी ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी जो है ये पहली वायुसेना के अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने 91वें वायुसेना दिवस की परेड की कमान संभाली थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु कितने वर्ष कर दी गई है? आपको बताना है कि रिटायरमेंट की आयु अब डॉक्टर की यूपी में
कितने वर्ष होगी? आपके ऑप्शन है 55 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसमें यह डिसाइड किया गया कि अब डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये हमारे आने वाले एग्जाम एपीएस और आरओ एआरओ और साथ ही पीसीएस 2024 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट की आयु जो है वो 62 से 65 वर्ष कर दी गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन हैं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर मेरठ। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, लखनऊ। लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं यूपी से रिलेटेड हैं और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में निम्न में से किस शहर में कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया? रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री फूड सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शन है लखनऊ, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर डी गौतम बुद्ध नगर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब चूंकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे आरओ एआरओ के सिलेबस में है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में निम्न में से किस शहर में सर्वजन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से होम्योपैथी पर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, नई दिल्ली, भोपाल या फिर डी देहरादून। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, कोलकाता। डिटेल में बात करते हैं, सर्वजन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कोलकाता में होम्योपैथी पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही बता दें कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। किनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सैमुअल हनीमनी। तो इनका भी नाम जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न की। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा की गई मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा कि अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक दूसरे के क्षेत्र में पेशेवरों के कानूनी अधिकारों और सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? आपके ऑप्शन है चीन, ईरान, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, अर्जेंटीना। तो डिटेल में बात करते हैं, हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने एक दूसरे के क्षेत्र में पेशेवरों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जो कि जोखिम मुक्त अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता में सहायता प्रदान करेगा। भारत और अर्जेंटीना के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता ने एक कानूनी ढांचा तैयार किया है जो दोनों पक्षों के पेशेवरों को वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन का दावा करने में सक्षम बनाएगा। अब ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा सोचिए, ब्रिक्स में जो है 6 कंट्री अभी 2024 से 1 जनवरी 2024 से शामिल होने वाले हैं, उसमें अर्जेंटीना भी शामिल है। इसीलिए अर्जेंटीना से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज आती है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 37वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा है। दूसरा, वर्ष 2023 में नए खेलों की शुरुआत हुई है जिसमें बीच बॉल, वॉलीबॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वैश, मार्शल आर्ट, कलियारा पट्टू और पेनकक सिलाट शामिल हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या तो गलत है। तो आपके ऑप्शन है केवल 2 असत्य है, दोनों कथन असत्य है, केवल 1 असत्य है, दोनों कथन सत्य है। यहां पे मैंने आपको ऑप्शन में
कंफ्यूज किया है। और मैं कई बार कहता हूं कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो ऑप्शन को ध्यान में रखा करें, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है आपको ऑप्शन में भी कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। तो यहां पे जो है दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वॉलीबॉल को नहीं शामिल किया गया है, रोल बॉल को शामिल किया गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो गोवा में किया जा रहा है और उसका शुभंकर मोगा है, तो ये तो राइट हो गया। अब दूसरे वाले पे हम डिटेल में बात करते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक के स्तर पर कई नई खेलों की शुरुआत हुई है, जिनमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वे मार्शल आर्ट, कलियारा पट्टू, पेनकक सिलाट आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नौकायन और ताइक्वांडो की भी वापसी हो रही है, जिन्हें पिछले संस्करण में शामिल नहीं किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। परंपरा का जश्न मनाने के लिए लगोरी और गतका के खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इस आयोजन का एक अनूठा सांस्कृतिक आयाम जुड़ गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में आईएमएफ और विश्व बैंक की संयुक्त बैठक निम्न में से किस देश में आयोजित की गई है? रिसेंटली द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आपके ऑप्शन है मोरक्को, केनिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर लीबिया। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, मोरक्को। तो डिटेल में बात करते हैं। कर्ज और जलवायु परिवर्तन से परेशान गरीब देशों के बेहतर सहायता देने के लिए सुधार के दबाव में आईएमएफ और विश्व बैंक ने 50 वर्षों में अफ्रीकी धरती पर अपनी पहली वार्षिक बैठक में मोरक्को में बातचीत शुरू की है। आईएमएफ और विश्व बैंक ने आखिरी बार मतलब लास्ट टाइम वर्ष 1973 में अफ्रीका में अपनी बैठक की थी, जब केन्या ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। अब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट कैसे बनता है? क्योंकि 50 वर्षों बाद किसी अफ्रीकी कंटिनेंट में आईएमएफ और विश्व बैंक की संयुक्त बैठक हो रही है, और साथ ही अफ्रीकी संघ जो है वो हमारे G20 का मेंबर बन गया है। तो इसीलिए ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि अफ्रीकी कंटिनेंट में मोरक्को कहां पे पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे ये है आपका मोरक्को, जो कि आप कह लीजिए बेसिकली कि ये नॉर्थ और वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और ये हमारा अटलांटिक ओशियन से जो है सीमा साझा करता है। अब चूंकि अफ्रीकी संघ जो है अफ्रीकी संघ जो है वो G20 का मेंबर बन गया है, तो अफ्रीकी कंटिनेंट के जितने भी देश है ना, वो सारे के सारे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अटलांटिक ओशियन से कौन कौन सी कंट्री टच है इसको भी आप देख लेंगे, साथ ही इंडियन ओशियन से कौन कौन सी कंट्री टच है इसको भी आप देख लेंगे, और साथ ही बता दें कि यहाँ पे कई ऐसे देश हैं जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मैंने सितंबर अगस्त के करंट अफेयर में बताया था कि ये जो कंट्रीज हैं ये सारे के सारे जो है सिनाई प्रदेश कहलाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साहेल प्रदेश, सिनाई जो है ना, सिनाई प्रायद्वीप जो है वो इजिप्ट में पड़ता है। ये है हमारा इजिप्ट, ये भी अफ्रीकी कंटिनेंट में आता है, और सिनाई प्रायद्वीप भी अभी करंट के न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि सिनाई प्रायद्वीप जो है वो इजिप्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से किस सेना ने विभिन्न पदोन्नति बोर्ड के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र की एक नई परिवर्तनकारी पहल को संस्थागत बनाया है? आपके ऑप्शन हैं भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और सीमा सुरक्षा बल। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी। बात करते हैं डिटेल में। भारतीय नौसेना ने विभिन्न पदोन्नति बोर्डों के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र की एक नई परिवर्तनकारी पहल को संस्थागत बनाया है, जिसका उद्देश्य उपयुक्त रूप से पहचाने गए साथियों और अधीनस्थों के बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों को शामिल करके वर्तमान मूल्यांकन में कमी को संबोधित करना है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में वार्षिक मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, लद्दाख, अंडमान निकोबार या फिर गोवा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, गोवा में। डिटेल में आंसर पे बात करते हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों के साथ गोवा में वार्षिक संयुक्त
वार्षिक मानवीय सहायता आपदा राहत जिसका नाम है अभ्यास चक्रवात, इसकी जो है शुरुआत की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब चूंकि यहां पे हिंद महासागर की बात आ गई है तो हिंद महासागर से जितने रिलेटेड कंट्रीज हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ने से दोस्तों, अगर ये हमारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन सारे प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। आंसर कैसे देना है वो भी मैंने बताया है कि जब भी प्रश्न आए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, प्रश्न को पढ़िए और अगर आपको उसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस देश में वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? देखिए, आईसीसी द्वारा जो है क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन जो है वो भारत में चल रहा है। तो खेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एशियाई पैरा गेम्स हो, चाहे वो एशियाई खेल हो जिसमें भारत जो है 100+ पदक जो है लेकर आया है। तो इसलिए ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको बताना है कि ओलंपिक खेल वर्ष 2028 में निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है जापान, फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्राजील। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, अमेरिका में। डिटेल में बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट को फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल के साथ वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अब क्रिकेट भी ओलंपिक में खेला जाएगा, ये चर्चा का केंद्र बना हुआ था, इसीलिए ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ओलंपिक में क्रिकेट केवल एक बार खेला गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कब? 1900 में। 1900 में जब पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया गया था तो वहां पे गोल्ड मेडल के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है वो क्रिकेट खेल खेला गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। हाल ही में निम्न में से किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी की? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली होस्टेड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, भारत या फिर मॉरिशस। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, श्रीलंका। डिटेल में बात करते हैं। भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस, ईरान, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका सहित कई विदेश मंत्री 11 अक्टूबर 2023 को कोलंबो में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्री परिषद की बैठक में पार्टिसिपेट किए। साथ ही बता दें कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था। अब हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री जो है वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी ब्राउन कलर में है, जैसे ईरान, सऊदी अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन, सोमालिया, सेशेल्स, इंडिया, श्रीलंका, ये जितने भी कंट्रीज हैं ना जो ब्राउन कलर के हैं, ये सारे के सारे इंडियन रिम एसोसिएशन से संबंधित हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अफ्रीकी संघ के G20 में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद पहली बार भारत को निम्न में से किस अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने का अवसर मिला है? आपके ऑप्शन है इथियोपिया, मिस्र, तंजानिया, नामीबिया। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, तंजानिया। डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में भारत तंजानिया ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति दर्ज की है। अफ्रीकी संघ के G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद यह पहली बार था जब भारत को किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने का अवसर मिला है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जब बात यहां पे तंजानिया की हो रही है तो एक बार हम तंजानिया को मैप में भी देख लेते हैं। तंजानिया के नॉर्थ में केनिया है, युगांडा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही उत्तरी तंजानिया में लेक विक्टोरिया भी शामिल है जो कि युगांडा और केनिया से सीमा साझा करती है। लेक विक्टोरिया से रिलेटेड कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए ये तंजानिया की मैपिंग जो है आप लोग जरूर करिएगा। ये तंजानिया में ही लेक तंग्यानिका है और साथ ही लेक न्यासा भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपका जो है साउथ की तरफ जो है लेक न्यासा पड़ेगा और पश्चिम की तरफ लेक तंग्यानिका पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप होगा, इसको आप लोग जरूर मैप में देखिएगा। साथ ही तंजानिया से रिलेटेड जितने भी कंट्री हैं उनको भी आप अपने नोट में मेंशन करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस वर्ष योम किप्पुर युद्ध लड़ा गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज योम किप्पुर वॉर फॉट? आपके ऑप्शन है 1973, 1974, 1975 या फिर 1976।
तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए 1973। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जो है अभी वॉर चल रहा है, और योम किप्पुर युद्ध का जो है संबंध जो है वो इजराइल से ही है। डिटेल में बात करते हैं। योम किप्पुर युद्ध, या हम इसे अक्टूबर युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर रमजान युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 6 से 25 अक्टूबर 1973 तक एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1949, 1956, 1967 में 3 युद्धों के बाद चौथा अरब इजराइल युद्ध भी इसे कहा जाता है। वर्ष 1978 में कैप डेविस समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया। मैंने बताया था आपको सिनाई प्रायद्वीप के बारे में, जो कि इजराइल से सटा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। और सिनाई प्रायद्वीप जो है वो मिस्र का पार्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अल्लाह बख्श ने संपूर्ण महाभारत और गीता के प्रत्येक श्लोक सहित व्यापक चित्रण बनाने का कार्य किया? देखिए, ये आपको हिस्ट्री का प्रश्न जो है करंट से रिलेट करके बनाया गया है। आपके ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा रतन सिंह। जो आपका राइट आंसर है वो है बी, महाराणा जय सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये करंट के न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। इसके बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। तो डिटेल में बात करने से पहले बता दें कि महाराणा जय सिंह के शासनकाल, जो कि 1653 और 98 तक का है, के दौरान अल्लाह बख्श ने संपूर्ण महाभारत और गीता के प्रत्येक श्लोक सहित व्यापक चित्रण बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये करंट में क्यों आ गए थे? क्योंकि आलोक भल्ला और चंद्र प्रकाश देवल ये अपनी 4 खंडों वाली पुस्तक के माध्यम से अल्लाह बख्श के पीछे रहस्य का उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मेवाड़ी लघु शैली में बनाई गई है, जिसमें 4000 पेंटिंग के साथ महाकाव्य का चित्रण किया, जो अब उदयपुर के सरकारी संग्रहालय में रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो अगर राजस्थान में कोई एग्जाम होता है तो ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 20वें नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस शहर में 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द 8 ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारत में 1 दशक बाद आयोजित किया जा रहा है। अब चूंकि देखिए 2 पॉइंट मिल गए आपको। एक तो ब्रिक्स जो है वो जो है वैसे भी हाईलाइट है, क्योंकि ब्रिक्स में 6 नए देश जुड़े हैं। दूसरा, जो 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है वो 1 दशक बाद, यानी कि 10 साल बाद जो है भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसलिए ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करिए। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम रॉकेट से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किस देश की कंपनी प्रोमेथी स्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, फ्रांस। डिटेल में बात करते हैं। भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस, अब देखिए स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो भारत का पहला अंतरिक्ष स्टार्टअप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट मिलता है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम रॉकेट से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी प्रोमेथी स्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कृषि आउटपुट में भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा देश है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 14% है। आपके ऑप्शन है केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है। तो इसमें जो है आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कृषि आउटपुट में भारत विश्व का 2रा सबसे बड़ा देश है, न कि 3रा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और मैं बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे आरओ के पाठ्यक्रम में है, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। डिटेल में बात कर लेते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों की दिशा में बढ़ते कदम विषय पर आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कृषि आउटपुट में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 14% है। इस क्षेत्र में आधे से अधिक आबादी को रोजगार मिलता है। 84% भारतीय महिलाएं आजीविका के लिए कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। तो कुछ फैक्ट हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस संघ या संस्था ने ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दुनिया के पहले ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन हैं ओपेक, आसियान, अफ्रीकी संघ या फिर यूरोपीय संघ। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर दे सकते हैं। हमारी तरफ से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है यूरोपीय संघ। डिटेल में बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ ने ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दुनिया के पहले, ध्यान दीजिएगा पहला आ गया है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त यानी कि जीआई टैग प्राप्त खामती चावल, याकचुरपी, तांगसा वस्त्र का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आपके ऑप्शन हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री द्वारा खामती चावल, तवांग से याकचुरपी, तांगसा वस्त्र के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया। खामती चावल की बात करें तो खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल का एक किस्म है और यह अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के बैगा आदिवासी समूह राज्य में आवास अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है? आपके ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, छत्तीसगढ़। अब देखिए, ये चूंकि आदिवासी से संबंधित है इसीलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन कवर करेगा। डिटेल में बात करते हैं इसके आंसर को। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी को कमार पीवीटीजी के बाद राज्य में आवास अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है। यानी कि अगर प्रश्न ये भी आ जाए कि कमार जो आदिवासी हैं उनका संबंध किस राज्य से है, तो वो भी छत्तीसगढ़ का आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़े कुछ फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। भारत में 75 पीवीटीजी में से केवल 3 के पास आवास का अधिकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब वो तीन जो है जनजाति कौन कौन सी हैं? भारियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उसके बाद कमार हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं, और अब जो है हमारे जो है बैगा को भी जो है छत्तीसगढ़ में आवास का अधिकार दे दिया गया है। भारत सरकार ने 2006 में पीटीजी को पीवीटीजी के रूप में नाम दिया। 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमजोर आदिवासी समूहों को पीवीटीजी नाम एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की थी। 1993 में एक अतिरिक्त 23 समूहों को श्रेणी में जोड़ा गया, जिससे 705 अनुसूचित जनजातियों में से कुल 75 पीवीटीजी हो गए हैं। तो ये भी एग्जाम में वन लाइनर में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि भारत में कितने पीवीटीजी हैं? 75 हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। पीवीटीजी यानी कि कमजोर जनजाति समूह, तो कितने हैं? 75 हैं भारत में। इसको भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। देखिए, चुनावी बांड लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया है और ये आपका पॉलिटी का भी पोर्शन कवर करेगा एग्जाम में। चुनावी बांड योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसे वर्ष 2018 में लागू किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में चुनावी बॉन्ड जारी करता है। आपके ऑप्शन हैं केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है। तो यहां पे बता दूं, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है चुनावी बॉन्ड, एसबीआई जारी करता है। ये आप ध्यान रखे रहिए। डिटेल में बात करते हैं इसके आंसर के।
चुनावी बॉन्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। भारतीय स्टेट बैंक 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी करता है और भारतीय स्टेट बैंक अधिकृत जारी करता है चुनावी बॉन्ड का। इसको आप ध्यान रखे रहिए। चुनावी बॉन्ड नामित एसबीआई शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस संस्था द्वारा स्पेक्स 2023 नामक रिपोर्ट पेश किया गया? ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखे जाते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट जो है हाल ही में पेश किया गया था, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF या फिर यूनाइटेड नेशन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, WHO। डिटेल में बात करते हैं इसके आंसर के, तो हाल ही में WHO स्पेक्स 2030 नामक रिपोर्ट पेश किया है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र देखभाल के प्रावधान को सुनिश्चित करते हुए सदस्य देशों को चश्मे की अधूरी जरूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है। अब देखिए, WHO ने आंखों को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। WHO के अनुसार कम से कम 2.2 अरब लोग खराब दृष्टि के साथ काम करते हैं। इनमें से कम 1 अरब लोगों को आंख की देखभाल से रोका जा सकता है। दृष्टि बाधित या अंधेपन से पीड़ित लगभग 90% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। ये कुछ फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रहा मोंट ब्लॉक पर्वत, ये भी जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। तो चर्चा में रहा मोंट ब्लॉक पर्वत का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किससे मोंट ब्लॉक पर्वत जो है किससे रिलेटेड नहीं है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, जर्मनी। ये आपका जो है पूरा मोंट ब्लॉक जो है ये यहां तक फैला हुआ है। तो ये आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से संबंधित है, इटली से संबंधित है, जर्मनी इसमें शामिल नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा चूंकि ये चर्चा का केंद्र रहा है मोंट ब्लॉक और ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, तो इसके बारे में और डिटेल में हम जान लेते हैं। मोंट ब्लॉक का पूरा नाम मोंट ब्लॉक मासिफ है, जो फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। और अगर प्रश्न आता है कि मोंट ब्लॉक के शिखर क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस और इटली के बीच में। तो एक क्वेश्चन यहां से और जनरेट हो सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बात करें डिटेल में, हाल ही में पश्चिमी यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर मोंट ब्लॉक की ऊंचाई पिछले 2 वर्षों में 2 मीटर से अधिक कम हो गई है, इसीलिए यह चर्चा का केंद्र बना हुआ था। फ्रांसीसी शोधकर्ता ने कहा कि इस पर्वत की ऊंचाई अब 4805.59 मीटर है, जो सितंबर 2021 में 4807.81 मीटर थी। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। यह आल्प्स और पश्चिमी यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है और काकेकस पर्वत के बाहर यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एल्ब्रस के बाद यह यूरोप का दूसरा सबसे प्रमुख पर्वत है और यह दुनिया का 11वां सबसे प्रमुख पर्वत शिखर है, इसको आप ध्यान रखे रहें। आगे बढ़ें, बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, केरल। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस पहली बार केरल में आयोजित की गई, इसीलिए यह प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी मेजबानी ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की। निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बारे में आपको विचार करना है और अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहला स्टेटमेंट है, हैती दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत नेतृत्व वाला गणतंत्र है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में घातक गिरोह हिंसा से निपटने के लिए फ्रांस के नेतृत्व में एक विदेशी सुरक्षा मिशन के रूप में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है
केवल एक असत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो असत्य है और दोनों कथन असत्य है। देखिए ऑप्शन को भी आप एग्जाम में ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर अब आपको ऑप्शन में भी कंफ्यूज करता है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट गलत है वो है दूसरा वाला, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट असत्य है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि हैती जो है वो दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत नेतृत्व वाला गणतंत्र है। अब इसके आंसर के हम डिटेल में बात करते हैं। हैती द्वारा घातक गिरोह हिंसा से निपटने के लिए तत्काल मदद मांगने के लिए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने के लगभग एक साल बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहाल करने के लिए केनिया के नेतृत्व में, यानी कि यहां पे मैंने फ्रांस दिया था जबकि फ्रांस गलत है, केनिया के नेतृत्व में विदेशी सुरक्षा मिशन के रूप में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप को मंजूरी दे दी है। तो इसीलिए इस प्रश्न को मैंने जनरेट किया था और ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चर्चा में बना हुआ था, इसीलिए ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जब बात यहां पे हैती की आई रही है तो हैती को हम मैप में देख लेते हैं। हैती जो है ये हमारा कैरिबियन कंट्री में आता है। तो यहां आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट है, ये आपका मैक्सिको है, तो ये रहा आपका हैती। साथ ही ये जो कंट्रीज है ना कैरेबियन वाले, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा, पनामा, इन सब का जो है नॉर्थ से साउथ क्रम ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप मैप में जरूर से ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये सीरीज हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।